हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव और नीड फॉर द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। बच्चों, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसको कवर करने से पहले मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 15 जो डेप्रिसिएशन के ऊपर है। मैं बुक फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, हम मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन को अच्छे से समझ चुके हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी समझ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी जरूरत क्या है, डेप्रिसिएशन हम क्यों फिक्स्ड एसेट्स में चार्ज करना चाह रहे हैं, क्या वजह है। अगर हम एसेट्स को पूरी वैल्यू भी दिखाते रहें और डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट ही लेके नहीं आए, कोई भी एंट्री पास ना करें, डेप्रिसिएशन एज ए खर्चा, जैसा कि आप समझ चुके हैं मीनिंग में, ऑब्जेक्टिव में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वाई, क्यों, why depreciation is charged in the fixed assets, what is the need for it, क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन को और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बच्चों, इन 5 पॉइंट से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि किस लिए हम डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट अकाउंटिंग में लेके आए हैं, क्या जरूरत है। पहला, फर्स्ट पॉइंट ध्यान दें, टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। देखो क्या होगा, अगर आप डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट ही नहीं लाएंगे तो आप खर्चे को बुक नहीं करेंगे। जो खर्चा एसेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है, आप कम नहीं करेंगे तो पीएनएल में वैल्यू नहीं डालेंगे, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखता रहेगा हर बार, हर साल बर साल। अगर आप डेप्रिसिएशन लेके नहीं आएंगे तो आपको प्रॉफिट ही दिखेगा, तो आप करेक्ट प्रॉफिट तो नहीं देख पा रहे हैं ना। तो ये है टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। आप देख पाएंगे कि सही में एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, क्या पता लॉस हो रहा हो। आप डेप्रिसिएशन को दिखा ही नहीं रहे हैं बुक्स में, तो आप कुछ भी दिखाते रहो, प्रॉफिट ही दिखाते रहेंगे हर साल, ठीक है, करेक्ट पिक्चर नहीं दिखा पाएंगे। दूसरा, टू शो फेयर, टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रू, बिल्कुल फैक्ट पे बात करेंगे, टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आपने प्रॉफिट दिखा दिया, लॉस दिखा दिया, वाइल डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन को डिटरमाइन कर लिया और डाल दिया खर्चे में, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल पोजीशन को भी परफेक्टली दिखा सकते हैं कि भाई आपका बिजनेस का फाइनेंशियल ब्यौरा क्या है, स्टेटमेंट क्या बता रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, पोजीशन क्या है। तो आप अच्छे से ट्रू एंड फेयर रहेंगे। आप बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू को भी सही दिखा रहे हैं, आपने खर्चे को भी डाल लिया कि डेप्रिसिएशन के नाम पे कितना एसेट्स पे लग गया जो खर्चा, तो आप फाइनेंशियल पोजीशन को करेक्ट दिखा पाएंगे, ट्रू एंड फेयर। तीसरा, टू डिटरमाइन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो, एक एग्जांपल लो, आज प्रोडक्शन रन करने के लिए कोई मशीनरी लगी पड़ी है, ये मशीनरी काम करे जा रही है लगातार और प्रोडक्शन करके दे रही है मशीनरी। आप डेप्रिसिएशन अगर नहीं लगाएंगे कि भाई देखो, आपने प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल, बाकी जो खर्चे थे, डायरेक्ट एक्सपेंस थे, डायरेक्ट एक्सपेंस जो लेबर हो गई आपकी, डायरेक्ट लेबर, अनस्किल्ड लेबर हो गई, कैजुअल लेबर हो गई, और जो रॉ मटेरियल हो गया, आपने सब कुछ डाल दिया, सब कुछ। कि भाई आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं ना, कि मेरा इस माल को बनाने के लिए 100 रुपए लगा। भाई कोई प्रोडक्ट है, मान लो एक मोबाइल बनाने के लिए आपको सब मिला के 50 तरह के खर्चे हैं, 100 रुपए लगता है खर्चा, कॉस्ट। आप डेप्रिसिएशन को नहीं लगाते कि मशीनरी भी तो घिस रही है ना, इसकी वैल्यू। अब हर साल हो सकता है मशीनरी आपकी 10 रुपए की मशीनरी की कॉस्ट डाउन हो रही हो, एग्जांपल दे रहा हूं 10 रुपए की। तो बेसिकली आप जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखा रहे हैं 100 रुपए, आप इग्नोर कर दे रहे हैं डेप्रिसिएशन को, तो आप तो ये दिखाएंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा 100 रुपए, माल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए, माल मैंने मान लो 150 रुपए का बेचा, सेल, मान लो उसी प्रोडक्ट को सेल, तो आप कहेंगे मेरा 50 रुपए का, ₹50 का प्रॉफिट हो गया। अब ये कहेंगे क्योंकि आपने इसमें डेप्रिसिएशन तो लगाया नहीं। अदरवाइज अगर आप 10 रुपए का मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे -10, तो 90 रुपए की आपकी, सॉरी, ऐड कर लेंगे खर्चे में ना। भाई कॉस्ट आप 100 दिखा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 100 और 10 रुपए डेप्रिसिएशन को दिखाएंगे, 110 रुपए का आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट हुआ, 150 का बेचा,
प्रॉफिट एक्चुअली में 40 का हुआ है, 50 का नहीं। तो यहां पर यही बात कह रहा है ना थर्ड में, टू डिटरमाइन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाएंगे तो करेक्ट प्रॉफिट तक भी पहुंच पाएंगे ना। आप सेल 50 रुपए, आप 150 की सेल कर रहे हैं, 100 मान करके कि 100 का खर्चा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आप 50 रुपए प्रॉफिट दिखाए जा रहे हैं। एक्चुअल में डेप्रिसिएशन के बाद तो वो 40 का ही रह जाएगा। तो इसीलिए इसकी नीड है डेप्रिसिएशन की, टू डिटरमाइन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। चौथा, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। भाई देखो, आप हर साल बर साल 10 रुपए मान लो फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन में दिखाए जा रहे हैं, तो आप एक प्रोविजन भी बना सकते हैं कि हाँ, मेरी एसेट्स की यूजफुल लाइफ के तहत 10 साल में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप इसका प्रोविजन बना सकते हैं ना कि भाई 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए करके 10 साल तक मुझे 100 रुपए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नया भी एसेट्स लेंगे ना। तो ये प्रोवाइड करता है फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। फंड्स, पैसा भी तो चाहिए नई मशीनरी लेने के लिए, ये इसका आप प्रोविजन करके इसके फंड्स की एलोकेशन भी कर सकते हैं कि भाई हाँ, मुझे 10 साल के बाद इस मशीनरी की जरूरत पड़ेगी खरीदने की, तो फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। पांचवा, टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजन। डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। देखो सिंपल है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, depreciation, to determine the depreciation, to charge the depreciation on the fixed assets is important and to comply with the legal provision। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आज आपको इसका ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन जो वाई है, ये आपको अच्छे से सेटिस्फाई कर देगा इस 5 एग्जाम्पल के तहत। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।